कल रात अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित हुई, जिसके बाद से पल्लवी पटेल की नाराजगी की बात चल रही है, क्योंकि लिस्ट में मिर्जापुर भी था जहां पर पल्लवी दावा ठोके बैठी थी। तो अब पल्लवी पटेल क्या करेंगी, इस पर आपको बताएंगे। साथ ही संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उनकी अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है। तो क्या संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकती हैं अगर उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है? इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही पीलीभीत में जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए, मगर कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो अब भी उम्मीद बाकी है। इसका कारण क्या है वो आपको बताएंगे। साथ ही बीजेपी की अगली लिस्ट का सबको इंतजार है कि उत्तर प्रदेश में कौन से नाम होंगे। तो ऐसे ही कुछ बड़े जिले जैसे कि गाजियाबाद, वहां कुछ समीकरण बदले हैं, उसकी कहानी आपको बताएंगे। कानपुर में क्या चल रहा है, बलिया में क्या कहानी चल रही है, सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। और इन सब विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। और रोज की तरह मुझे लगता है आज आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाले हैं। सब शुरुआत पल्लवी पटेल से कर देते हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल ने कल दोपहर ऐलान किया। कल दोपहर ही हम लोगों ने बोला भी था, आपने बोला था कि वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। और शाम को एक लिस्ट आती है जिसमें मिर्ज़ापुर का जिक्र होता है, जहाँ पर दावेदारी ठोके बैठी हुई थी पल्लवी पटेल, जो उन्होंने 3 सीटों की घोषणा की थी, उसमें एक मिर्ज़ापुर भी थी। अब ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल के पास क्या ऑप्शन बचे हैं? क्या वो अब किस तरह के कदम उठा सकते हैं जो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है, या कोई बातचीत चल रही है अभी? देखिए सौरभ जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब से कुछ देर पहले पल्लवी पटेल जहां रहती है उनके घर पर उनके करीबी नेताओं की बैठक चल रही है। जी। और जैसे होता है ना चुनावी रणनीतिकार, उसमें वोटों का गुणा गणित जोड़ के देखते हैं। तो जो यूपी में कुर्मी बाहुल्य लोकसभा सीटें हैं, वो जी। पूर्वांचल से लेकर सेंट्रल तक चले जाएं, तो उन उन सीटों पर कुर्मी वोटों का गुणा गणित वो देख रही है, लोकसभा क्षेत्रों का। वहां समाजवादी पार्टी के कौन से उम्मीदवार हैं, बीजेपी के संभावित उम्मीदवार कौन से हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर ये सब कवायद चल रही है तो बिना बात के तो हो नहीं रही होगी। जी। कल से लेकर और आज तक पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के जो बीच हुआ है, उससे ये लगता है कि अब दोनों के बीच में संधि की, यानी फिर से रिश्ते अच्छे हो जाएं, इसकी गुंजाइश मुझे बहुत कम लगती है। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब जब हम आपसे बात करें, गुंजाइश बहुत कम दिखती है। दोनों की मुलाकात कब हुई थी आखिरी, आप जानते हैं? अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल की राज्यसभा चुनाव को लेकर जब अखिलेश यादव ने डिनर पार्टी दी थी, तब आखिरी बार मुलाकात हुई थी। और वो मुलाकात भी कोई अच्छी नहीं कही जा सकती है। उसमें ये हुआ था, जिस तरीके से बयान वगैरह दिए थे पल्लवी ने, तो उसके बाद अखिलेश यादव इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे कि क्या समाजवादी पार्टी के लिए उनका वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पल्लवी ने साफ साफ कहा कि मेरी जो बात थी, वो शर्त थी, वो पीडीए को लेकर थी, और पीडीए का जो भी उम्मीदवार हम उसको वोट करेंगे। और जिस दिन चुनाव था वो थोड़ी देर से आई, जब देर से आई तो उसको लेकर तमाम तरह की चीजें कही जाने लगी। बाद में पता लगा कि उनके बच्चे के पेरेंट टीचर मीट जो होता है, पीटीएम जिसे कहते हैं, उसमें वो चली गई थी, इसीलिए उनको वोट डालने में देरी हो गई। लेकिन इस बीच क्या हुआ, तरह तरह की राजनीतिक खिचड़ी पक गई थी, लेकिन उन्होंने बहरहाल उन्हीं को वोट डाला। लेकिन जो उन्होंने बातें कही थी, उस बात को लेकर तब से संवादहीनता की स्थिति है। और उसी दरमियान जब बातचीत हुई थी तो ये भी हुआ था कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या करना है। उसमें पल्लवी पटेल ने ये बात कही थी कि वो चाहती है कि फूलपुर से वो या उनके परिवार, जब हम बात परिवार की करते हैं तो उनकी मां कृष्णा पटेल, जो सोनीलाल पटेल की पत्नी है, और जिनको अखिलेश यादव राजमाता कहकर संबोधित करते हैं। ये आपने उनके साथ जो कई फोटो सोशल मीडिया में देखी होगी, अखिलेश यादव ने खुद उस वक्त ट्वीट, तब ट्विटर था, अब तो एक्स हो गया है, उन्होंने ट्वीट किया था, राजमाता कहकर किया था। और पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन कि हम एक सीट फूलपुर लेंगे और कोई एक सीट आप अपनी मर्जी की दे दीजिए। कोई बात नहीं हुई, और अखिलेश यादव ने कहा, बीच में संदेश वाहक के थ्रू, डायरेक्ट बात नहीं हुई, संदेशों के जरिए जो बात हुई उसमें कहा कि भाई पल्लवी, ऐसा है कि आपको लड़ना है तो मिर्जापुर से लड़िए, वरना हम कोई और सीट आपके लिए नहीं छोड़ सकते। और मिर्जापुर ही क्यों कहा था अखिलेश यादव ने, वो भी अब समझ लीजिए कि वहां से अनुप्रिया पटेल अभी सांसद है, मोदी सरकार में मंत्री है, और पल्लवी की बड़ी बहन है। और इन दोनों परिवारों के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। राजनीतिक विरासत को लेकर दोनों के बीच में आर और पार की लड़ाई छिड़ी हुई। मां और पल्लवी पटेल एक तरफ हैं, और अमन पटेल जो उनकी छोटी बहन है पल्लवी की, और साथ ही अनुप्रिया पटेल, वो दोनों एक साथ हैं। तो मिर्जापुर लड़ाने की बात कह दी गई थी।
कल क्या हुआ कि दोपहर में बैठक हुई, इन्होंने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उसमें एक राइडर लगा हुआ था इंडिया गठबंधन की तरफ से, और वो 3 सीटें थी। कौशाम्बी जो सुरक्षित सीट है, जहां से भी बीजेपी के विनोद सोनकर जीते हुए हैं, और मिर्जापुर मांगा, और साथ ही आपको बता दूं कि फूलपुर भी मांगा। शाम में क्या हुआ रिएक्शन में, जब अखिलेश यादव अपनी करीबी नेताओं के साथ बैठे हुए थे, उनके पास मैसेज गया, वो भड़क गए। उन्होंने ये कैसे कोई ऐलान कर सकता है जबकि अलायंस पार्टनर में है। और टेक्निकली अगर देखें तो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक है सिराथू से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे। और आनंद फानंद में कल देर शाम अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से राजेंद्र बिंद को टिकट भी दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ ये जान लें। तैयारी ये है, अब जब जो आज के हालात है, कल को क्या हो जाए कह नहीं सकते। अगर अखिलेश यादव पल्लवी पटेल साथ हो गए तो अलग बात है। आज की ये है कि भैया आपने मेरे साथ जो किया तो अब लो, नहले का जवाब दहले से देंगे। यानी जहां जहां पर समाजवादी पार्टी ने कुर्मी उम्मीदवार दिया है, जैसे बांदा उमाशंकर पटेल की बात है, आपको बताऊं अंबेडकर नगर, जहां कहा जा रहा है कि चुनावी मुकाबला बहुत कांटे की होगी। लालजी वर्मा जो कभी बीएसपी के बड़े नेता थे, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, सामने में बीजेपी ने रितेश पांडे को दिया है। तो ये तैयारी है पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी अपना दल का मेरावादी की तरफ से कि अब भूसा भर देंगे समाजवादी पार्टी को। भूसा भर देने का मतलब ये है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का कुर्मी उम्मीदवार होगा, या फिर जो कुर्मी बाहुल्य लोकसभा सीटें हैं, चाहे वो मिर्जापुर हो, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, जहां जहां समाजवादी पार्टी लड़ेगी हम भी लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि कौन लड़ेगा भाई। भाई यहाँ 3 नाम तो हम जान गए, कृष्णा पटेल हो गई, पल्लवी पटेल हो गई और पंकज रंजन। पार्टी के पास और कौन से नेता है? तो जानकारी मिली है कि हमारे पास मजबूत दावेदार हैं। और ये भी कहा जा रहा है पल्लवी पटेल की तरफ से कि उनसे जो वादे किए थे अखिलेश यादव ने, वो कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। जबकि ये कहा गया पल्लवी पटेल की तरफ से कि जब सिराथू से लड़ने की बात आई थी, तब अखिलेश यादव ने उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ थे, उनसे कहा कि आप लड़िए केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, उन्होंने मना कर दिया। ओम प्रकाश राजभर से कहा गया, उन्होंने मना कर दिया। पल्लवी पटेल ने खुद से ये कहा कि मैं वहां लड़ना चाहती हूँ, और ये बात सच भी है। ये बात अखिलेश यादव ने चुनावी मंच से भी कहा था कि इन्होंने खुद अपनी बात कही थी, और मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि वो वहां से लड़ेंगे, और लड़ी और जॉइंट किलर भी बन गई। उन्होंने डिप्टी सीएम को हरा दिया। उस वक्त कहा गया पल्लवी पटेल की तरफ से कि 13 विधानसभा सीटें देने का वादा किया गया था, जिसमें जौनपुर की भी सीट थी जहां से सुषमा पटेल लड़ गई थी। वहां से वो लोग अपनी मां को लड़ाना चाहते थे, कृष्णा पटेल को। वो सीट नहीं मिली, इसलिए कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर से लड़ी और वो चुनाव हार गई, हालांकि वोट उनको अच्छे मिले। अब ये कहा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सूद समेत हम हिसाब चुकता करेंगे। सूद भी कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज वाला। कि जहां जहां उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के कुर्मी या कुर्मी बाहुल वाले, वहां अपने सिंबल यानी लिफाफा पर पल्लवी पटेल के लोग लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी का खेल खराब करेंगे। अगर खेल समाजवादी पार्टी का खराब होगा तो किसी का बनेगा भी। अब आप समझ ही जाइए किसका बनेगा। अब बीजेपी की तरफ से भले ही अपना दल पार्टी है सोनेलाल, जिसमें अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल है, लेकिन तैयारी ये हो रही पल्लवी की पटेल की तरफ से कि मजा चखाना है। मेरे साथ जो किया गया तो सूद समेत हम बदला तो लेंगे। तब राजनीति बदले पर आ गई है। बिल्कुल, तो चिंता की लकीरें जाहिर तौर पर अखिलेश यादव की खिंची होंगी। अगर ये खबर उन तक पहुंच गई होगी, देखने वाला होगा कि उस पर क्या फैसला लेते हैं। एक और बागी की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से अलग हुए। उन्होंने अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी, मगर अब चर्चा है कि थोड़ा दोस्ती फिर से हो रही है, एक दूसरे के प्रति थोड़ा सौम्यता बरती जा रही है। साथ ही साथ एक फोटो वायरल है उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की अखिलेश यादव के साथ सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर संघमित्रा मौर्य को बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है, जिसके चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। ये जो फोटो वायरल है और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहानी है पंकज जी? ये ना अचानक आज सवेरे से हम सब पत्रकारों के, कुछ नेताओं के मोबाइल पर ही फोटो आने लगे। फोटो में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और संघमित्रा मौर्य नजर आ रही है। अब सोचिए कि 2019 से तो संघमित्रा मौर्य बीजेपी में है और वहां से सांसद है। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम भी नहीं हुआ, मतलब फंक्शन जो होता है जिसमें अखिलेश यादव जाए। और भले ही क्या होता है, इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में किसी भी पार्टी के लोग मेल मुलाकात होती है, तस्वीरें भी साझा करते हैं। आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव भी एक मंच पर एक बार दिख गए थे शादी के फंक्शन में। तो ये होता है।
तो हमने कहा भाई पता नहीं कहां से आ गया, क्या दोनों की गुप्त मुलाकात हो गई क्या संघमित्रा मौर्य और चर्चा भी है इस तरह की कि संघमित्रा मौर्य को शायद बीजेपी इस बार मौका ना दे बदायूं से चुनाव लड़ने के लिए, जहां से जी अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को उम्मीदवार बना लिया जी। है। और इस तरह की जानकारी पहले भी आई थी, हमने और आपने इस पर डिस्कस किया था कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे अखिलेश यादव के साथ में, कि 3 सीटें, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि 3 सीटें रख ली गई थी, जो मान लीजिएगा टिकट कट गया संघमित्रा को तो वहां से लड़ाया जा सकता है। उसमें से आंवला भी था, एटा भी था और कुशीनगर भी थी। हालांकि आंवला से भी प्रत्याशी दे दिए गए हैं, अब वहां पर नीरज मौर्य है, कुशीनगर सीट खाली है, एटा से भी उम्मीदवार हो गया है। तो जो फोटो आई तो क्या कुछ खिचड़ी पक रही है क्या अखिलेश यादव और संघमित्रा मौर्य के बीच में? क्योंकि अखिलेश यादव ने जब से कहा, जब सवाल पूछा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पार्टी से चले गए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा कब चले गए, ऐसा हुआ है क्या? तो और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश की तारीफ की हफ्ते भर पहले, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ संकेतों में खिचड़ी पक रही होगी। और उसके दरमियान में ये फोटो आ जाना तो लगा कि हो सकता है कभी कभी चीजें अनहोनी होती है राजनीति में। तो लेकिन बाद में हमने पूछा अखिलेश यादव से भी कि भाई ये फोटो वाकई में आप लोगों की मेल मुलाकात हुई है? तो उन्होंने लिखा और क्या टिकट देने वाले हैं? तो उधर से जवाब आया कि सब बकवास है। संघमित्रा मौर्य से भी हमने फोन पर बात की कि फोटो वायरल हो रही है, चक्कर क्या है? बोले हम तो यहाँ घूम रहे हैं, बदायूं में चुनाव प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए, हम यहाँ से सांसद हैं, मुझे टिकट मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगी, मैं क्यों जाऊं समाजवादी पार्टी की तरफ अखिलेश यादव से मिलने के लिए? ये पुरानी फोटो है जो जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा चुनाव खराब करने के लिए ये फोटो वायरल किया जा रहा है। मेरा कोई लेना देना नहीं है आज की तारीख में समाजवादी पार्टी से। तो बहरहाल ऐसा लग रहा है कि फोटो की कहानी जो है वो फोटो तक ही सीमित है, दोनों के बीच कुछ पक रहा है, ऐसे दोनों तरफ से मना किया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है सौरभ जी कि मना किया जाता रहता है और बाद में वो खबर जो है पक्की भी निकल जाती है। ऐसा आपने भी देखा सुना और हम भी देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, इसे ही राजनीति कहते हैं कि जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वही हो और बाद में कुछ और निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल। वरुण गांधी की कल लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि पीलीभीत से अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी से क्या बात चल रही है। रामगोपाल यादव ने कल बोला भी था कि हाँ ऐसा विचार किया जा सकता है। उसके बाद कल रात जब प्रत्याशियों की लिस्ट आती है तो उसमें भगवत शरण गंगवार को उतार दिया गया पीलीभीत से। अब भगवत शरण गंगवार ही बताया जा रहा है, खुद कह रहे हैं कि अगर पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलती बीजेपी से और सपा ऐसा विचार करती तो मैं सीट छोड़ सकता हूं। क्या है कहानी, मतलब क्लैरिटी अभी भी नहीं है पीलीभीत को लेकर। देखिए यूपी में अगर अभी सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की हो रही है ना तो वरुण गांधी की, कि वरुण गांधी क्या करें। ये तो उनके लोगों ने, उनके निजी सचिव और उनके साथियों ने जाकर नामांकन का पर्चा खरीद लिया, जबकि अभी तक वो बीजेपी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार तय नहीं किए गए। सब लोग मानकर यही चल रहे हैं, पार्टी के अंदर के, पार्टी के बाहर के लोग, कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, कट गया है ऐसा कहा जा रहा है। अब ये पार्टी के अंदर के लोग ही बताते हैं। ये भी कहा जा रहा है मेनका गांधी को इस बात की सूचना दी गई, या भगवान जाने सच क्या है। ऐसे हालात में उनका नामांकन का पर्चा खरीद लेने से ही ना बात का बतंगड़ हो गया, एकदम जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। और उसके बाद ये होने लगा। और चूंकि कुछ ऐसे मौके आए भी हैं अतीत में जब वरुण गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से इशारों में अखिलेश यादव की तारीफ कर दी और अखिलेश यादव ने वरुण गांधी की तारीफ कर दी। अब ऐसे ही कोई विपक्ष में एक दूसरे की तारीफ नहीं करता, या तो काम लगाना होता है तो तारीफ कर देते हैं, या फिर काम अच्छे रिश्ते होने लगते हैं तब ऐसा होता है। कई बार होता है ना, काम लगाना होता है, भाई तारीफ कर देते हैं बीजेपी में इनकी तो बीजेपी वाले इनका काम लगा देंगे। मतलब ये होता है राजनीति में, हर चीज सीधा साधा नहीं होता है। तो ये हो सकता है। अब जब ये कह दिया रामगोपाल यादव ने, अखिलेश यादव ने, कि हम विचार कर सकते हैं अगर बीजेपी टिकट काट देती है, और शाम तक में पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार आ गए टिकट लेकर के बरेली में। तो जब पत्रकार साथी उनके पास गए, उनसे पूछा कि गंगवार जी आपको टिकट मिल गया है और वरुण गांधी ने नामांकन का पर्चा खरीद लिया है, क्या अभी भी गुंजाइश बची है? उन्होंने कहा कि अगर वरुण गांधी को टिकट मिलता है तो हम अपनी उम्मीदवारी छोड़ देंगे। मतलब अभी भी वो जो बात है कि आप खारिज कर देंगे वरुण गांधी को, तो वो बात खारिज नहीं हुई है। और वैसे भी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। देखिए ना, इसमें मजा भी तो है ना अखिलेश यादव के लिए। उनका झगड़ा बीजेपी से है, मुकाबला बीजेपी से है, बैठे बिठाए उनको एक मजबूत उम्मीदवार मिल जाएगा, वो भी बीजेपी से आया हुआ, एक गांधी सरनेम वाला भी, तो उनके लिए तो समझिए अच्छा ही है। तो वो तो दोनों हाथ खोलकर स्वागत करेंगे। ये बात अलग है कि वरुण गांधी के कुछ पुराने बयान फिर से सोशल मीडिया में वायरल होंगे 2009 वाले, वो सब बातें अलग है। जब मिल जाएगा तो ये सब कहानी होती है, लेकिन वो क्यों खारिज करें? इसीलिए समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता उनको चुनाव लड़ाने की संभावना को खारिज नहीं कर रहा, वो अपनी खिड़की
खिड़की खोले हुए हैं। बस फैसला वरुण गांधी को करना है कि वो क्या करते हैं। अगर टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, अखिलेश यादव के साथ जाएंगे, क्या करेंगे, ये फैसला उनको करना है। बिल्कुल, अखिलेश यादव का अंतिम फैसला करना है, मगर इंतजार सभी को है प्रत्याशियों की लिस्ट का, बीजेपी का, जिसमें उम्मीद है कि पीलीभीत भी होगा, क्योंकि भाई पहले चरण में चुनाव है पीलीभीत में, तो देखने वाला होगा उसके बाद क्या होता है। मगर इसी लिस्ट पर आते हैं, बीजेपी की जिस लिस्ट का सबको इंतजार है पंकज जी, उसमें कई ऐसी सीटें भी हैं जिनके समीकरण हर दिन बदल रहे हैं, हर दिन नई कहानियां निकल के आ रही हैं। जैसे गाजियाबाद के बारे में कहा जा रहा था, आपने भी सूचना दी थी दर्शकों को हमारे, कि वहां पर अरुण सिंह का नाम चल रहा है जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मगर उनको अभी एक नई लिस्ट आई है बीजेपी की, जिसमें प्रभारियों की घोषणा हुई है और उनको आंध्र प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है। तो उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनका टिकट नहीं हुआ। प्रवेश वर्मा को प्रभारी बनाया गया है, विनय शास्त्र बुद्धे को प्रभारी बनाया गया है, तो ऐसे कई नाम हैं जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या गाजियाबाद से उनका दावा हट गया है तो कौन और नए नाम हो सकते हैं। इस तरीके से मेरठ का समीकरण साथ में बदल सकता है, लोग कह रहे हैं, क्या कहानी है? देखिए, एक बात तो है, अभी तक जितने भी टिकट फाइनल किए गए हैं बीजेपी की तरफ से यूपी से लोकसभा चुनाव के लिए, ना तो कोई राज्यसभा सांसद है और ना ही कोई विधायक। एक इकलौते एमएलसी जो हैं वो साकेत मिश्रा हैं, जिनको श्रावस्ती से टिकट मिला। मतलब ये एक मैसेज दिया गया है कि ऐसे किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया गया है जिनको टिकट देने से कल को उपचुनाव होने की स्थिति आ सकती है। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी कोर कमेटी की जब बैठक हुई थी, होता क्या है, एक कोर कमेटी की बैठक तो वहां अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होती है, और एक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक यहाँ लखनऊ में होती है, आमतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर, जिसमें कोई केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नहीं होता है। उस बैठक में अरुण सिंह जो पार्टी के महासचिव हैं, उनके गाजियाबाद से नाम की चर्चा हुई, पैनल में भी उनका नाम गया। बीच में अयोध्या आ गए वो रामलला के दर्शन करने के लिए, तो खबर थोड़ी मजबूत होती हुई दिख रही थी कि गाजियाबाद से इस बार शायद जनरल वीके सिंह की जगह बीजेपी अरुण सिंह को भेजने पर विचार कर दे। लेकिन अब हम जब आपसे बात कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी से एक जारी हुआ है कि कुछ लोगों को 3 राज्यों की बात हो रही है, वहां उनको प्रभारी बना के भेजा गया है। तो उसमें यूपी के 2 सिद्धार्थनाथ सिंह को आंध्र प्रदेश का सह प्रभारी और अरुण सिंह जी को भेजा गया है प्रभारी बनाकर। अब प्रभारी बना दिया गया आंध्र प्रदेश में, जहां पार्टी ने इतने सारे एलाइज लेके आए हैं, चंद्रबाबू नायडू को भी, जनसेना पवन कल्याण को भी। अब ऐसी हालत में जिसको चुनाव लड़ना होगा उसको प्रभारी क्यों बनाएंगे भाई, सवाल ही नहीं उठता है। तो यानी पार्टी ने उनके लिए कुछ और सोच रखा है, यानी संगठन में आप काम करिए। तो एक तरीके से तो रूल आउट हो गए अरुण सिंह। अब अरुण सिंह रूल आउट हो गए तो फिर गाजियाबाद से कौन, क्या जनरल वीके सिंह ही या फिर कोई और नाम? अब वो ठाकुर बिरादरी के हैं, बगल में गौतम बुद्ध नगर से देखें तो महेश शर्मा जी हैं, वो पंडित बिरादरी के हैं। अब 2 पंडित एक साथ होंगे, इसकी गुंजाइश भी बहुत कम दिख रही है। क्या वहां से ठाकुर बिरादरी के ही होंगे, गुजर बिरादरी के होंगे, बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। अब चूंकि फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, कोर कमेटी की बैठक भी हो गई है, तो मुझे लगता है बेहतर होगा कि तब तक इंतजार कर लें। और ये भी एक बात आपको बताऊं कि इसी गाजियाबाद से जुड़ के देखिएगा मेरठ को भी, मेरठ से भी तरह तरह के नाम आ रहे हैं। जैसे अरुण गोविल जी का भी नाम आ रहा है, अभी तो राजेंद्र अग्रवाल जी हैं वहां से सांसद। मुझे याद है 2019 में भी जब चुनाव हो रहा था ना, तो सब यही मान के चल रहे थे कि राजेंद्र अग्रवाल की जगह कोई दूसरा चेहरा हो, पर ऐसा हुआ नहीं। अब फिर से एक बार चुनाव आ गया है, कोर कमेटी की बैठक हो गई, केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही बैठक हो गई और ढेर सारे नाम चल रहे हैं। और खासतौर पर अरुण गोविल और कुमार विश्वास का नाम चल रहा है वहां पर, सोशल मीडिया तो कम से कम चल ही रहा है। मतलब ये सोशल मीडिया में, मुझे नहीं लगता, पता नहीं पैनल में है कि नहीं है, और पैनल में है तो केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर क्या फैसला किया मैं यहाँ से नहीं कह सकता हूँ आपको, क्योंकि छन छन कर खबरें आनी जो है ना, वो फिल्टर जो है वो बंद हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और जो लोग कोर कमेटी की बैठक में थे ना, वो सब आजकल मौन व्रत पर चले गए। जब आप पूछ दीजिए मौन व्रत पर, ऐसे आप बात कर लीजिए, 50 लीजिए, देश दुनिया की तमाम चीजें बात कर ली, अमेरिका से लेके पाकिस्तान डिस्कस हो जाएगा, पर उस पर बात नहीं हो रही, पता नहीं क्या कहा गया है। तो कुमार विश्वास जी का भी नाम चल रहा है। राज्यसभा का जब चुनाव था तब भी हो रहा था कि कुमार विश्वास का नाम आएगा, एमएलसी का चुनाव था तब भी कुमार विश्वास लगातार यूपी से आ रहे हैं, कभी राज्य में। अब मेरठ में भी उनकी, लेकिन कुमार विश्वास देखिए वो हापुड़ के रहने वाले हैं, वो भी पंडित हो जाएंगे। अब नोएडा भी पंडित, तो मतलब मेरठ में किसको दिया जा रहा है, वैश्य समुदाय को दिया जाएगा कि नहीं? क्योंकि पीयूष गोयल जी के नाम की भी बड़ी चर्चा थी, वो तो मुंबई चले गए हैं। तो अरुण गोविल, अब पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन सोशल मीडिया में इन दोनों के नाम को लेकर खूब चर्चा हो रही है और हम अपने अपने तरीके से दोनों को उम्मीदवार बनाए पड़े हुए हैं सोशल मीडिया में, अरुण गोविल को भी और कुमार विश्वास को भी। जी,
आपने जिक्र किया कि राज्यसभा सांसदों को उतारने से बच रही है बीजेपी, तो ऐसे अगर हम देखें तो आपने बलिया के बारे में कहा था कि नीरज शेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं, तो उनकी दावेदारी भी क्या मानी जाए बलिया से कि ना के बराबर है? देखिए, ना तो कह ही नहीं सकते बीजेपी को लेकर के बीजेपी क्या फैसला करेगी, ना कह सकते ना हाँ कह सकते हैं, बहुत मुश्किल है ये कह पाना। लेकिन जो संकेत मिल रहा है, जो तर्क लग रहा है, पीछे जो लॉजिक लग रहा है कि भाई कोई राज्यसभा सांसद अब तक लड़ाया नहीं गया, नीरज शेखर राज्यसभा सांसद है, प्रधानमंत्री उनको बहुत मानते हैं, और मानते हैं इस वजह से कि वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। जब पहली बार बीजेपी ज्वाइन करके गए थे ना नीरज शेखर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी छोड़कर, तब उन्होंने कहा था कि मेरा सौभाग्य है चंद्रशेखर के बेटे होने के नाते आप हमारे साथ हैं। अब इतनी बड़ी बात कह दी तो नीरज शेखर बल्ले बल्ले थे, तो ये मानकर लोग चल रहे हैं। और वीरेंद्र सिंह मस्त वहां से सांसद हैं, पहले वो सांसद भदोही से हुआ करते थे, तो वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। नीरज शेखर राज्यसभा के सांसद है, कह दिया जाएगा संगठन की तरफ से चुनाव लड़ लेंगे। पिछली बार मुझे याद है 2019 में समाजवादी पार्टी से वो चुनाव लड़ने को बड़े इच्छुक थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया तो भाजपा चले गए थे। अब मैं सुन रहा हूं कि इन दोनों के बीच में तीसरा नाम भी आ गया है, वो उपेंद्र तिवारी, जो पिछला विधानसभा चुनाव हार गए और योगी, हाँ 2017 से 22 तक योगी सरकार में वो मंत्री भी थे, भूमिहार बिरादरी के हैं। ये दोनों नीरज शेखर और वीरेंद्र सिंह मस्त ठाकुर बिरादरी के हुए, भूमिहारों की वहां अच्छी खासी संख्या है। अगर पार्टी सवर्ण को देने पर ही विचार कर रही है तो उपेंद्र तिवारी का भी नाम हो सकता है। अगर राज्यसभा सांसद को नहीं देना है तो फिर तो नीरज शेखर नहीं होंगे, तब दो विकल्प बचते हैं। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को और केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि इसमें से किसको दिया जाए। इसी तरीके से मामला अगर बगल की सीट पर देखें तो गाजीपुर का भी बनता है। अब देखिए, घोसी जो सीट है वो तो चली गई ओम प्रकाश राजभर को, समाजवादी पार्टी ने वहां से राजीव राय को उम्मीदवार बना दिया जो बिहार बिरादरी के हैं। वहां से मुझे लग रहा है बसपा ने, बीएसपी ने एक मुस्लिम को देने की तैयारी कर ली। अब गाजीपुर में अफजाल अंसारी है सामने, अब किसको दिया जाए? अब कॉम्बिनेशन बिठाने की बात हो रही है। तो पिछली बार मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़े थे भूमिहार बिरादरी के, इस बार क्या भूमिहार को दिया जा रहा है? बात उनके बेटे अनुभव सिन्हा की भी हो रही है। बात अभी पिछले 1-2 दिनों से देखें तो ये तेज हो रहा है कि किसी पिछड़े, अति पिछड़े समुदाय से किसी को चुनाव लड़ाया जाए ताकि उस पूरे इलाके को कैटर करे, क्योंकि बलिया, गाजीपुर, घोसी, बनारस, ये सब आपस में मिले जुले हैं। तो आपको एक ना सामाजिक समीकरण बिठाना पड़ेगा। अब उस पे किसका नाम आगे करके टिकट दिया जाए ये कहना मुश्किल है। ये फैसला भी देखिए दिन ब दिन, अभी तो बिल्कुल खामोशी है, सब इंतजार करें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को और लिस्ट बाहर आए। और इसमें लिस्ट में भी ये जरूरी नहीं है कि सबके नाम आ जाए, हो सकता है कि शुरुआत के पहले और दूसरे राउंड के भी आ सकते हैं। सहारनपुर अभी तक नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड में, पीलीभीत फर्स्ट राउंड में नहीं आया, मुरादाबाद देखिए फर्स्ट राउंड में अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। तो सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सौरभ जी की जल्दी से घोषणा तो हो जाए, कम से कम होली किसी की अच्छी तो हो जाए। आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो अगली लिस्ट आए उसमें आगे के चरणों के नाम भी हो, पहले दूसरे तक सीमित हो सकता है। तो ये सुनकर हमारे कानपुर के लोग बड़े मायूस हो गए होंगे कि चौथे चरण में चुनाव है और कई नाम वहाँ पे चर्चा में है। मालिनी अवस्थी का नाम चल रहा है, सत्यदेव पचौरी जो फिलहाल सांसद है उनका नाम है, उनकी बिटिया नीतू सिंह का नाम चल रहा है, और कल से एक और नया नाम जो बीच में गायब हो गया था, डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके बारे में हमने कहा था कि उनका नाम रायबरेली से हो सकता है, उनका नाम फिर कानपुर लौट आया है, ऐसी चर्चा है। देखिए, ऐसा है कि ये मान के चला जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जो जानकारी मिली वो कि कानपुर से कोई धाकड़ ब्राह्मण उम्मीदवार को लड़ाया जाए जिसके नाम से, चेहरे से, बोल वचन से लगे कि ब्राह्मण नेता है। दिनेश शर्मा उसमें फिट बैठते हैं ब्राह्मण नेता के तौर पर, हालांकि बहुत ऐसा विवादित बयान वो नहीं देते हैं, ना बहुत ज्यादा वो रहते हैं मीडिया में, लेकिन उनके सामने दिक्कत वही है कि अभी तक किसी राज्यसभा सांसद को नहीं दिया गया है, कुछ ही दिन पहले बने हैं। और ये जो पूरे देश भर में विस्तारकों का जो कार्यक्रम है, विस्तारकों के साथ उनकी मॉनिटरिंग करना, वो पूरे देश भर के विस्तारकों का काम दिनेश शर्मा को दिया गया, ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब उस जिम्मेदारी के होते हुए और फिर उनको इस काम में लगाना, लेकिन ये तय है कि कानपुर से कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा आएगा। अब सत्यदेव पचौरी जब हुए तो कुछ उस तरीके की फील नहीं आई है। दूसरी बात जो कहा जाता है नीतू पचौरी के यहाँ, तो उनके जो ससुर हैं वो बड़े प्रभावशाली संघ के नेता रहे हैं। मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख हैं, कानपुर जाते हैं तो उनके घर पर ही रुकते हैं, संघ से उनके बड़े पुराने रिश्ते हैं। अगर संघ की चली तो लोग बता रहे हैं कि
नीतू का नंबर आ सकता है जी। और वो इच्छुक भी हैं चुनाव लड़ने के लिए। सतीश महाना के बारे में मुझे बताया गया कि चुनाव लड़ने को बिल्कुल इच्छुक नहीं, उनकी रत्ती भर की इच्छा नहीं। वो विधानसभा अध्यक्ष में बड़े खुश हैं, वो सांसद नहीं बनना चाहते हैं। उनके रिश्तेदार जो हैं अजय कपूर, वो भले बीजेपी में आ गए हैं। तो ये 3-4 नाम है। मालिनी अवस्थी की आपने बात की, मालिनी अवस्थी चुनाव लड़ना चाहती हैं, सोशल मीडिया में भी उनकी बार बार चर्चा हो रही है, सब जानते हैं मालिनी अवस्थी के बारे में। मालिनी अवस्थी का ससुराल है, वहां उनका एक मंदिर भी है चकेरी इलाके में। इस बार भी हमने देखा कि वो जब भी मंदिर जाती है, वो उनके पति जो यूपी सरकार में सलाहकार है, पूर्व IAS अवनीश अवस्थी, तो वो सब मंदिर जाते हैं, तो वीडियो भी डलता है, फोटो सब लोग जानते हैं। कानपुर आना जाना भी रहा है और चर्चित नाम भी है। तो एक ब्राह्मण नेता के तौर पर उनकी भी छवि को पेश किया जा रहा है। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि आखिर किसका नंबर आता है। लेकिन कानपुर को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, अब देखते हैं कि लिस्ट में नाम किसका आता है। बिल्कुल, अंतिम मुहर तो जब लिस्ट आ जाएगी और कहा जा रहा है कि कल यानी 22 तारीख को ये बैठक हो सकती है, तो इसमें अंतिम मुहर लग सकती है। बाकी लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा। हम लोग तो सिर्फ कयास या पंकज जी अपने सूत्रों के जरिए आपको बताते रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बाकी उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां, राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कहां से हो सकता है, क्या राजनीतिक दांव पेच चल रहे हैं पार्टियों के बीच। लगातार ऐसी सभी जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।